तो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट किया, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, TY के भी और ये अपने इलस्ट्रेशन भी। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने इनके ऑलरेडी सोल्यूशन कर रखे हैं, तो अभी हम इनको देखने वाले हैं, फिर आप इनको प्रैक्टिस अपने आप से कीजिएगा, अपने हैंड पे कीजिएगा, तो हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन 1 मैं ओवरव्यू देती हूँ, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे क्या है कि ये टोटल 5,000 यूनिट्स बन रही हैं, उनका रिजेक्शन रेट 5% है। और जितनी यूनिट्स रिजेक्ट होती हैं, मतलब 250 यूनिट्स रिजेक्ट हो रही हैं, तो उन पे कंपनी को 200 रुपये का लॉस हो रहा है। तो टोटल लॉस हो गया 50,000 रुपये का। ठीक है, 50,000 रुपये का लॉस हो रहा है हर डे, ईच डे। ओके, फिर कंपनी चाहती है कि इसको ठीक किया जाए। तो ये रिजेक्शन रेट कितना कम हो जाएगा, 3% पे कम हो जाएगा। कितने पे कम हो जाएगा, 3% पे कम हो जाएगा। पर इसके लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा कितने रुपए का है, 15,000 पर डे का, 15,000 पर डे का। तो अभी कंपनी का 3% रिजेक्शन रेट हो गया। ठीक है, तो अभी कंपनी का रिजेक्शन रेट 3% हो गया, तो 150 यूनिट ही डिफेक्टिव निकल रही हैं। 200 रुपये लॉस हो रहा था हर यूनिट पे, तो 30,000 का हमें नुकसान हो रहा है। पर हमने 15,000 रुपये को लगाने के लिए खर्चा किया है, तो टोटल हमारा 45,000 का खर्चा हो रहा है। पहले हमारा 50,000 का खर्चा हो रहा था, तो हमारे नेट में फ़ायदा 5,000 का हो गया। तो यस, हमें इस चीज़ को अपनाना चाहिए। तो हमसे पहले में वही पूछा है। फिर हम सेकंड में पूछते हैं। सेकंड में ये कहता है कि कितना रिजेक्शन रेट होगा कि जिसके बाद ये प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल, कि ऐसा कौन सा रिजेक्शन रेट होगा कि जिसके बाद ये प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। तो आप मुझे ये बताइए कि 3% पे मुझे 5,000 का फ़ायदा हो रहा था। 1 सेकेंड, 3% पे मुझे 5,000 का फ़ायदा हो रहा था, हाँ या ना। यस, तो ऐसे कौन सा रेट होगा जिस पे 5,000 का फ़ायदा मुझे नहीं होगा, मुझे ये निकालना है। जी हाँ, तो आप ये देखिए कि 5,000 रुपये जो मुझे बच रहे हैं, मतलब वो बच कैसे रहे हैं, क्योंकि हर यूनिट पे 200 रुपये का लॉस हो रहा था। जी हाँ, तो मतलब कितनी यूनिट्स मेरी डिफेक्टिव नहीं निकल रही हैं कि मुझे 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो हम 200 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो 200 का लॉस हो रहा था ना हर यूनिट पे, तो उसी की तो एक बिगर फॉर्म है 5,000। तो हमें यूनिट्स पता चल जाएंगी। तो वो यूनिट्स आ रही हैं, इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये, आई थिंक 25 आता है। 25 आएगा। जी हाँ, तो 25 यूनिट्स हैं। तो पहले यूनिट्स 3% रिजेक्शन रेट होता था, 150 यूनिट्स, और 25 यूनिट ऐड करेंगे तो 175 यूनिट्स हो गया। तो 5,000 का कितना परसेंट होता है, 175, 5,000 का कितना परसेंट होता है, आई थिंक 3.5% होता है। तो 3.5% पर ये बेनिफिश जो हो रहा था, हमें बेनिफिट जो हो रहा था 5,000 का, ये नील हो जाएगा। और अगर इसके आगे ये 3.5% के आगे ये रेट गया, तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप एक बार आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं मतलब कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। तो हमने दोनों पार्ट हमने इसके थोरोली डिस्कस हमने कर लिए हैं शिद्दत के साथ। ओके, फिर हम आप ICA के मॉड्यूल में देखेंगे कि उसके नीचे केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपको खुद करनी है। ये किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है, बेसिकली जो हमने सीखा था कि प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये उसी के ऊपर है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर ये 2 कॉस्ट मिलके मान लेते 5 लाख आ रही है, और ये 2 कॉस्ट मिलके मान लेते हैं 40,000 आ रही है। अब प्रपोजल नया क्या है, प्रपोजल नया है, मान लीजिए ये 2 कॉस्ट मिलके अब आ रही है लेट से 2,60,000। अभी इसका टोटल 5,40,000 है।
लेट से ये टोटल में 5,60,000 आ रहा है, तो रिमेनिंग बैलेंस इसका क्या आएगा, 3 लाख। जी हाँ। तो वैसे हम अगर ओवरऑल देखें तो हमें ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। पर अगर आप ये देखिए कि ये जो कॉस्ट है, ये जो बैड कॉस्ट है वो कम हो रही है, और जो गुड कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ये गुड कॉस्ट आज बढ़ जरूरी है, पर इसका फ़ायदा हमें इन फ्यूचर होगा। तो हमें इस चीज़ को अपनाना चाहिए। यही इस पूरे क्वेश्चन में बात लिखी है। इसको आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में, इफ कंपनी वांट टू अचीव जीरो डिफेक्ट थ्रू कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर कंपनी को जीरो डिफेक्ट लाना है, डिफेक्ट लाना ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कंपनी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कंपनी को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना होगा। भाई ये तो आप भी समझते हो, अगर आप रोज़ाना पढ़ाई करेंगे तभी तो आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छे मार्क्स कवर कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उन्होंने थर्ड पार्ट में लिखा है, अ सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल लेवल एट अ मिनिमम कॉस्ट, सजेस्ट अ सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल लेवल एट अ मिनिमम कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, मतलब क्वालिटी क्या, मतलब अब अगर आप मिनिमम कॉस्ट, मतलब आप 0% डिफेक्ट रखना चाहते हो, 0% डिफेक्ट रखना चाहते हो, तो ऑफकोर्स उसके लिए कंट्रोल रखने पड़ेंगे, एंड ऑफकोर्स उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल रखने पड़ेंगे। मतलब आप अपनी पढ़ाई में A1 रहना चाहते हो, तो आपको अपनी पढ़ाई में क्वालिटी रखनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस शुड बी हाई, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मस्ट बी हाई। जो हम गुड क्वालिटी के ऊपर खर्चा करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, प्रिवेंशन कॉस्ट एज वेल एज अप्रेजल कॉस्ट मस्ट बी हाई। ठीक है, चाहे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, बट इन दोनों कॉस्ट को हाई रखो, उन दोनों कॉस्ट को कम रखो। ठीक है, ओके। तो 0% डिफेक्ट पे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस शुड बी नील, बट दिस विल इंक्रीज एज द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ डिफेक्ट राइजेस। ओके, तो डिफेक्ट कम लाने के लिए आपको ये कॉस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप ये कॉस्ट नहीं बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे, और डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा आप इस वाली कॉस्ट को बढ़ा लो, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को। तो ये पूरा का पूरा केस स्टडी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये तो केस स्टडी थी, अभी हम दूसरी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। वो है हमारा थ्रूपुट के ऊपर है। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। वेरी नाइस। तो ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए इसमें क्या है कि 3 प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड। ओके नाइस। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, एंड बोटल नेक रिसोर्स टाइम दिया है। तो हमें बोटल नेक रिसोर्स टाइम भी दिया है इन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें अभी यहाँ पे बोटल नेक नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी काम करके दे रखा है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले आप कंट्रीब्यूशन निकालो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आ गया, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। मुझे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना होगा बोटलनेक रिसोर्स टाइम से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर यूनिट है, क्वेश्चन ने साफ साफ चल के कहा है पहली लाइन में कि ये पर यूनिट बेसिस पर, हमें पर यूनिट पे निकालना है, और ये सारी चीज़ें पर यूनिट के बेसिस पे है। तो हमें हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अब जिसका ज़्यादा उसे हम रैंक पहला दे देंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो ये 2.5 है, और इसको थर्ड रैंक मिल गया। ओके, फिर हम थ्रूपुट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। थ्रूपुट अकाउंटिंग कैसे करते हैं बच्चों, कुछ नहीं है, जो ये चीज़ आई है, ये जो चीज़ आई है, इसको हमें पहले, आप यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दिया है मुझे 221,600। जी हाँ,
बोटलनेक रिसोर्स टोटल मुझे दिए हैं, हाँ 75120, 75120, तो कितना आंसर आएगा? ये आ रहा है 2.949, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये टोटल है, और बोटलनेक रिसोर्स टाइम कितने हैं मेरे पास, तो मैंने क्या निकाल लिया, बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक रिसोर्स। तो एक पॉइंट हमने ये निकाला, और थ्रूपुट, और हमने क्या प्रोडक्ट रिटर्न बाय बोटलनेक हमने ऊपर निकाला ही था। अब हम इनको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 2.8 डिवाइडेड बाय 2.949। रैंकिंग पता है तब भी सेम ही आने वाली है, क्योंकि रैंकिंग क्यों सेम आने वाली है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सबका एक ही है, वो सबका एक ही है। तो मतलब ये तो एक तरीके से ये वाली बात हो गई, रैंकिंग सबकी हमेशा सेम ही आती है इसमें। तो ये रैंक करने का मतलब क्या है, ये रैंक करने का मतलब ये है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए, ठीक है, कौन हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, हमने वो निकालना है। ठीक है, बस क्वेश्चन ख़त्म। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एक सीन, पहला पैराग्राफ कुछ नहीं है, इन्हें बस अपने जो ये स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, इन्होंने देखा कि ठीक है, चाहे कितने ही ऑनलाइन ज़माना हो गया हो, पर लोग फिर भी आज सिनेमा हॉल में देखना पसंद करते हैं। तो इन्होंने किसको टारगेट करने का सोचा, पहले कौन से कस्टमर्स को, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो, क्योंकि वो कॉलेज छूटने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चे सिनेमा देखते हैं। तो एवरेज टाइम एक कॉलेज का कितना होता है, वो होता है 4 साल। ओके, 4 साल इन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, वो कहते हैं किसी भी कोर्स का 4 साल होता है। तो ये एक ऑफ़र देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप हमारी से मूवी टिकट लो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है उसमें। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ रहा है कि जो ये तो इस सारे खर्चे में जो कंपनी का खर्चा हो रहा है वो हर स्टूडेंट पे 5,000 का हो रहा है, वो हर स्टूडेंट पे कितने हज़ार का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है, फिर 5,000 पर स्टूडेंट। तो अभी देखना चाहते हैं कि इनका आउटफ्लो है, ये इनका आउटफ्लो है, तो अभी इन्हें इनफ्लो निकालना है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, देखो। तो पहले साल और दूसरे साल में क्या क्या है कि मूवी टिकट्स पे 2-2 हज़ार रुपये, मैं इसको बड़ा करती हूँ, मूवी टिकट्स पर ईयर 2,000 है, और तीसरे चौथे साल में जो पैसे हैं 1,500, ऐसे ऐसे करके इन्होंने दिया हमें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शंस। 50% सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर इन ईयर 3, मतलब 2,000 वाले तो पूरे पूरे आएंगे, हाँ 2,000 वाले तो पूरे पूरे आएंगे, जी हाँ। 1,500 वाले नहीं आएंगे, वो 50% ही आएंगे। ठीक है, पहले का हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे का है कि अक्रॉस ऑल ईयर 75% सब्सक्राइबर जो थिएटर में जा रहे हैं वो ही फूड एंड बेवरेज लेंगे। फूड एंड बेवरेज हमें दे रखा है, तो यहाँ तो टोटल 100 लोग जा रहे हैं, तो इनका 75% ही लोग खाएंगे, जी हाँ। और यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, यहाँ पे 3,000 की अगर एक फूड बेवरेज की आइटम है, मैं यहाँ पे लिख, आपको ये क्लियर हुआ? हाँ, तो 3,000 की बेवरेज की कॉस्ट है, मतलब इतने चार्ज करते हैं। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पे 50% ही आते हैं, अब उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 75% ही खाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट? ओके, फिर है कि एक्सेसरीज़ पे कितना खर्चा होगा। यहाँ पे लिखा है जो विजिट करते हैं आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोवी ईयर 1 एंड ईयर 2 एंड 10% इन ईयर 3 एंड ईयर 4, मतलब जो लोग जाते हैं ईयर 1 और ईयर 2 में वो तो 100% जा रहे थे, हाँ उनमें से ईयर 1 एंड ईयर 2 में ओनली 25% ही उसको लेंगे। और जो ईयर 3 ईयर 4 में कितने लोग जा रहे थे, सिर्फ 50%।
उसमें से कितने, सिर्फ और सिर्फ 10%। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन बनेगी, आंसर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे प्यारी तरीके से सॉल्व कर रखा है। अगर आप ये देखें, और इन दोनों के लिए 50% एंड 75, फिर इनके लिए 25, फिर इनके लिए 25, इनके लिए 50 एंड इनके लिए 10%। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको पीवी फैक्टर से इन्हें पुल करना है। यहाँ पे ये पुलिंग का सिस्टम जैसे हमने एसएफएम में सीख रखा है, वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। हमने खूब सीखा है ये कॉन्सेप्ट, और हमें देखना है कि अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो हम इसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको बढ़ाने की सोचेंगे नहीं। वैसे इन्होंने हमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालने को बोला था। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर केस स्टडी है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के ऊपर ये केस स्टडी है। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे एक लैब है, यहाँ पे बेसिकली फार्मास्यूटिकल के ऊपर है पूरा क्वेश्चन। राया करके है कंपनी, एक लिव लाइफ है। लिव लाइफ यहाँ पे सप्लायर का काम करेगी, और सप्लायर के लिए राया बन जाएगी कस्टमर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि जो लिव लाइफ है वो अब कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है, तो जो राया एंड लिव लाइफ के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर अपने साइड से परफॉर्मेंस उसे करनी पड़ती है, एंड विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग एनी पेमेंट। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि उसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी उसे पैसा मिलेगा वो कस्टमर के बेनिफिट के ऊपर है, कि कस्टमर को बेनिफिट पहुँच रहा है तो उसे वैसा मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज क्लियरली रिस्की इंस्टेंस फॉर सप्लायर। अब जो यहाँ पे सप्लायर है वो लिव लाइफ है। लिव लाइफ को या तो कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, वो वॉक अवे विद नथिंग। ओके, बट राया के पास ये मौका है कि वो फ्री की चीज़ यूज़ करके अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, एंड राया को प्रॉफिट होगा तो लिव लाइफ को भी प्रॉफिट होगा, लिव लाइफ को भी लार्ज रिटर्न मिलेगा। ओके, एंड जो गेन बेनिफिट होते हैं वे हमेशा ये नहीं कि फाइनेंशियल ही हो, वे नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ओके, देन हमें ये देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बस ये रिटर्न में होना चाहिए, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो बीच में। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के लिए एक अच्छा वो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिससे वे अच्छा कमा सकते हैं। ठीक है, बस और कुछ ही नहीं है। अपनी मर्जी से लिख के आना है, पूरा का पूरा केस स्टडी आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है, मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया है अपने साइड से। नाउ TY के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बैंक के ऊपर लेके, बैंक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है। TQM उसकी कैसे मदद करेगा? TQM में एक होता है टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। TPM इज टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एंड TQM भी उसको हेल्प करेगा। सॉरी, मैंने आपको गलत बोला। मतलब TQM के बारे में हमें यहाँ पे बहुत खुल के चर्चा करनी है इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो आपको TQM के बारे में घुस के लिखना है कि TQM क्या होता है, क्वालिटी लाने की बात करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे घुस के लिखना है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, एंड देयर मैनी वेज कि हम TQM एक इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब एक ये कोस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ये कोई मॉडल नहीं, एक फ़िलॉसफी है जहाँ पे हम हर प्रोसेस को इंटीग्रेट करके उसमें क्वालिटी लाना चाहते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आना चाहिए,
और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नल, दोनों साइड पे ध्यान देता है। एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है जीरो डिफेक्ट लाना, क्वालिटी अचीव करना। TQM कैसे करा जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कमिटमेंट होना चाहिए, इंश्योर करें कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। एंड परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है बेस्ड ऑन हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो कंट्रोल करो। रिवॉर्ड कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले। हम एम्प्लॉय में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रख सकते हैं। हम एम्प्लॉय को प्रोफेशनली एंड पर्सनली एम्पावर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब बैंक के लिए बैंक कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा तो कस्टमर पे आके बात करेगा। कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको आपको, मतलब जो आपके टेक्निकल सपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर खुल के बात कर सके और जल्दी उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। एंड फेस्टिव सीजन में ज़्यादा लंबे समय तक बैंक खुला रहना चाहिए। अगर कस्टमर को कुछ काम हो तो वो बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्या है। ठीक है, TQM को एक सिंपल सा फंडा है कि हमें खर्चा नहीं करना है, हमें बस अपने आप को थोड़ा हार्ड वर्क करवाना है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, खर्चा नहीं करना है, अपने आप थोड़ी मेहनत करनी है, अपने पैरों पे कुछ क्वालिटी लेके आनी है। यानी कि अब खर्चा करके तो कोई भी क्वालिटी ला सकता है, विदाउट खर्चा करे बिना, मेन बात है। ठीक है, अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये बिल्कुल टोटल वो प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड अप्रेजल उन सब के पोर्शन के ऊपर बात करता है। ये अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एबल रखते हो, अदरवाइज़ आप घूम जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने वो पढ़ लिया है तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। ओके, इसमें क्योंकि वही टर्म्स लिखी हैं सारी की सारी। जैसे कि अगर आप वारंटी क्लेम की बात करें तो वारंटी क्लेम हमने कहाँ पढ़ा था, ज़रा बताएंगे आप। वारंटी क्लेम हमने एक्सटर्नल फेलियर में, एम्प्लॉय ट्रेन कर रहे हो, किस में पढ़ा था, ट्रेनिंग। सोचिए ट्रेनिंग प्रिवेंटिव में, अगर ट्रेन बंदे रहेंगे तो गलती नहीं करेंगे। रीवर्क कहाँ देखा था हमने, इंटरनल फेलियर में, है ना। कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, रिजेक्ट हो चुकी हैं, मतलब कस्टमर ने किया, हमने की, बताइए। ऑफ कोर्स हमने की इंटरनल फेलियर। उसे अगर रिजेक्ट कस्टमर नहीं की होती उसको कहते हैं रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल फेलियर। फिर नीचे भी कुछ है, एंड एक टेस्टिंग है। टेस्टिंग मैंने आपको समझाया था, टेस्टिंग अप्रेजल में आता है। जी हाँ, तो यहाँ तक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ खर्चा करने की सोची और उसमें फ़ायदा कहाँ कहाँ आया वो देखिए रॉ मटेरियल इंस्पेक्ट करने का इन्होंने सोचा, रॉ मटेरियल इंस्पेक्ट, तो ये तो प्रिवेंटिव में ही कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। री इंजीनियर द प्रोडक्शन प्रोसेस, सोचिए प्रोडक्शन प्रोसेस को री इंजीनियर किया जा रहा है। बताइए अप्रेजल कॉस्ट मानो कि प्रिवेंटिव कॉस्ट मानो। और मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे सिखाए थे। अगर आपको वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा था, पहली वीडियो दोबारा चला के देखना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये किस में, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है। सप्लायर के बारे में देखना तो उसे वो हमने किस में सीखा था, ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव में सीखा था। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना वो भी हमने प्रिवेंटिव में सीखा था। जी हाँ, अब कह रहे हैं रिडक्शन किस किस चीज़ में हो रहा है। एक तो जो लॉस सेल होती है उसमें रिडक्शन, तो ये एक्सटर्नल फेलियर से माइनस करेंगे। रिवर्क इंटरनल फेलियर से माइनस करेंगे। वारंटी एक्सटर्नल से माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग एक्सटर्नल से माइनस करेंगे। तो हमारे पास पूरी की पूरी टेबल बन के आ जाएगी। कि आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, तो लेट्स प्रोसीड। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सॉरी DY का तीसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
कंपनी क्या करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, उसका मुझे हर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट डेटा दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, सेलिंग प्राइस। ओके, वेरी नाइस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, सेलिंग प्राइस, ये मुझे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी ने फोरकास्ट किया डिमांड कितनी, एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बताई इन्होंने, 28,000। 28,000 इन्होंने प्रोडक्ट की डिमांड बताई। वेरी नाइस। 28,000। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, देन फिनिश गुड्स बनता है। आई होप आपको ये तो पता है। ठीक है, वेरी नाइस। कोई भी ओपनिंग स्टॉक एंड कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है मटेरियल का, तो सारा का सारा मार्केट से खरीदना होगा। जी हाँ, सॉरी, प्रोडक्ट का मतलब सारा का सारा बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा। स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द पीरियड। मटेरियल का जो भी स्टॉक लेवल होता है वो अनचेंज रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स हम अभी इसको अभी समझेंगे, इस लाइन का मतलब हम समझेंगे। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि क्या दी हुई है। अब जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचता है उसमें से 12.5% हो जाता है रिजेक्ट, तो हमें दोबारा उन्हें बना के देना होगा, इतना ही है ना। एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द आइटम इज़ ₹5। मतलब ये हमारा कस्टमर है प्यारा सा, ये हमारी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, इसको हमने एक प्रोडक्ट बना के भेजा, इसने कहा ये तो गलत है, मान लेते हैं इसे 10,000 यूनिट्स बना के दे दिए मैंने, तो उसमें से कहते हैं कि 1,250 यूनिट तो तुम गलत दे रहे हो, लो अपने पास रखो और मुझे नए 1,250 यूनिट्स दो और उसका खर्चा भी तुम बियर करो, डैट इज़ ₹5 भी तुम ही भरो। वाह, इतना सारा खर्चा में करना पड़ रहा है। ठीक है, देन आगे 20% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी। ओके, तो हमने मान लेते हैं 10,000 यूनिट्स बनाए, उसमें से 20% यूनिट्स निकल गए फॉल्टी, तो अब उन्हें दोबारा बनाओ। तो इट मीन्स हमें टोटल 12,000 यूनिट्स बनानी पड़ी। जी हाँ, अब 12,000 यूनिट्स मान लीजिए मैंने कस्टमर को दी, तो 12.5 यूनिट्स उसने उसमें से ख़राब निकाल दिए, तो टोटल अब मुझे अब कितनी बनानी पड़ेगी, 12,000 का 12.5। 12,000 का 12.5 नहीं करना है, आप गलत कर रहे हो। अभी इसका एक पूरा का पूरा फंड आएगा, देखेंगे। एंड 10% ऑफ द डायरेक्ट मटीरियल वो स्क्रैप्ड हो जाता है ड्यू टू स्टोरेज, वाइल इन स्टोरेज। मतलब मैंने 10,000 मटेरियल ख़रीद के आई, तो उसमें रखे 10% वो ऑलरेडी ख़राब हो गया, पर मुझे तो 10,000 चाहिए था, तो मुझे 1,000 और लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। इन सब में टोटल क्वालिटी कॉस्ट लग रही थी 10,75,556। ओके, तो कंपनी कहती है तो बहुत खर्चा हो रहा है। कंपनी ने कुछ सोचा, ये सोचा कि ट्रेनिंग वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो उससे क्या होगा, जो फॉल्टी प्रोडक्शन है ना, फॉल्टी पहले 20% हो रहा था, वो अब 10% हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। और इस ट्रेनिंग की कोर्स हमें 4.5 लाख रुपए पड़ेगी। वेरी नाइस। एंड इन्होंने सोचा क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट रख लेते हैं, 5-4 हज़ार रुपये देंगे उसे हर साल, और उसे जो फॉल्टी आइटम डिलीवर टू कस्टमर होते हैं ना 12.5%, वो सिर्फ 9.5% ही होंगे। ओके, तो हमें एक स्टेटमेंट बना के देनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। वेरी नाइस। तो अब मैं आपको आंसर से समझाती हूँ। ओके, पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए यूनिट डिमांड कितनी थी, कस्टमर की डिमांड बताई थी मैंने 28,000 थी, दोनों में। ये बिफोर प्रपोजल है या आफ्टर प्रपोजल है, आई होप आपको सारे डिजिट याद है जो मैंने बताया। डिफेक्ट 12.5%, यहाँ पे 9.5%। तो ये 28,000 नॉट 100%, ये 100% नहीं है, ये कितनी है, ये 112% है, क्योंकि उसमें से 12.5% तो ख़राब निकल गई होगी। तो एक्चुअल में 32,000 रुपये गई होगी, 32,000 यूनिट्स गई होंगी, उसमें से 12.5 यूनिट्स ख़राब निकल गई। मतलब हमने एक्चुअल में टोटल 32,000 यूनिट्स बनाई होगी। ठीक है, कस्टमर की डिमांड 28,000 की है,
उस 28,000 की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने 32,000 यूनिट्स बनाई होगी, क्योंकि 12.5% यूनिट्स तो उसमें से ख़राब निकल गई। सेम अप्लाई टू दिस फंडा, बट यहाँ पे रिजेक्शन रेट 9.5 है। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। तो हमें यहाँ पे अब यूनिट्स पता चल गई। हमें यहाँ पे यूनिट्स पता चल गई, आप इसे मत देखिए, हमें यहाँ पे यूनिट्स पता चल गई। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यहाँ पे 20% और था, यहाँ पे 10%, क्योंकि वे उस चीज़ को फॉल्टी को ठीक कर रहे थे ना 4.5 लाख रुपए लगा के। जी हाँ, तो यहाँ पे ये कितनी होगी, 80% होगी। ऐसी 90% होगी, तो टोटल यूनिट्स फिर से नए आए इनके लिए। ठीक है, फिर टोटल यूनिट्स इतनी मैन्युफैक्चर करी होंगी। इसके लिए मटेरियल लिया मैंने, मटेरियल 10% ख़राब निकला, तो बेसिकली ये कितना, ये 90% है। जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था वो मेरे से 112% गलती थे, मुँह से भूल गया था। ये तो 87% है। कितना है, ये तो 87% है। हमें तो 100% चाहिए, तो 100% ये 32,000 है। ये मैंने गलती से 112% बोल दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही 40,000 कितना है, ये 90%, और यहाँ पे ये कितना है, ये भी 90% है। तो टोटल मटेरियल मैंने इतना ख़रीदा होगा। मटेरियल ख़रीद के मैंने प्रोसेसिंग की, तो 40,000 यूनिट्स बन के तैयार हुई, और ये बन के इतनी तैयार हुई। फिर कुछ फॉल्टी निकल गई, फिर कुछ फॉल्ट निकल गया, तो बचा ये वाली यूनिट्स। फिर उसमें से कस्टमर ने वापस कर दी, तो अल्टीमेटली कस्टमर के बाद 28,000 यूनिट्स पहुंच गई। ठीक है, तो ऑफकोर्स मटेरियल ये रहा। अब मटेरियल में कितना डिफेक्ट निकल रहा था, 10%, 10%, ये तो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मुझे क्या पड़ रही थी, एक 35, तो ये मेरी मटेरियल की कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, हाँ जी, तो अगर आपको ध्यान से याद होगा कि 5 रुपये बियर करने पड़ रहे थे कस्टमर को सही माल पहुंचाने के लिए। हाँ, और बनाने के लिए कितना कितना खर्चा हो रहा था। बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल 35 का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर तो कितना हो गया ये 60, वेरिएबल ओवरहेड 75 रुपये लग रहा है। 75 बनाने में एक प्रोडक्ट को लग रहा है पूरा का पूरा। अब मैं उसे बना रही हूँ, जो उसने डिफेक्टिव निकाला, प्लस 5 रुपये अपनी जेब से भी भर रही हूँ, तो टोटल 80 रुपये हो गया। तो 4,000 यूनिट्स पे 3,20,000 रुपये का खर्चा हो गया। यस, सेम अप्लाई टू दिस। यस, ये भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। फिर जो फॉल्ट निकल रहा है उसे मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, उस पर 5 रुपये मत लगाना, उस पर से 75 ही लगाना। ठीक है, और ये डिफरेंस ये वाला है यूनिट्स का, 32,000 एंड 40,000। ठीक है, फिर जो मटेरियल का खर्चा है वो तो 35 है, ये ले लिया। तो ये ए एंड ये बी दोनों का खर्चा है, टोटल मिलाएंगे तो जो प्रपोज़ल है उसका खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है। तो हम मॉनेटरी टर्म्स में कहेंगे कि आप इसे मत लो, ये कि आप इसे मत लो, पर नॉन मॉनेटरी में कहेंगे आप ले लो, क्योंकि क्वालिटी बढ़ रही है, कंपनी की इमेज अच्छी होगी, कस्टमर रिटेंशन रेट अच्छा होगा। अगर हमने ज़्यादा मतलब डिफेक्टिव माल देंगे तो वो हमारे से क्यों लेंगे, भी किसी और से ले लेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ये चीज़ अप्लाई करो नॉन मॉनेटरी बेसिस पे। मॉनेटरी बेसिस पे तो ये फिर भी मना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आसान लगता है पर है नहीं आसान।
तो इसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे कंपोनेंट चाहिए, तो उसने 3 सप्लायर को ढूंढा, DEPENZE। तो उन सब के प्राइस अलग अलग कोट किए गए, किसी के 240, 234, 260। नहीं हम कह सकते कि PE से ले लो भैया, डिफेक्टिव रेट भी ले लो, 3%, 5%, 2%, PE का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे भी नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं कि अगर डिफेक्टिव नहीं डिटेक्ट किए गए तो प्रोडक्शन में जाके पूरी प्रोडक्शन को ख़राब कर देंगे, और 100 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट पे हमें 200 रुपये का नुकसान होगा, और टोटल हमें उस कंपोनेंट की 12,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, ओके। कंपनी क्या कहती है कि इंस्पेक्शन लगाते हैं, उससे क्या होगा, इंस्पेक्शन का खर्चा कितना होगा, 100 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट इज ₹26। तो मतलब कितना खर्चा करिएगा हमने, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो 100 यूनिट्स पे 26 रुपये, 100 यूनिट्स पे तो टोटल 12,000 यूनिट्स खरीदना है, तो कितने हो गए बच्चों, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 3120 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा है, ये सब में सिमिलर होगा, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। फिर आगे, पर ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ 90% को ही डिटेक्ट कर पाएगा ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट रिसीव्ड। मतलब क्या कहना चाहते हैं, लाइन का मतलब क्या है, सच एज इंस्पेक्शन विल बी एबल टू डिटेक्ट ओनली 90% ऑफ द डिफेक्टिव कंपोनेंट रिसीव। मतलब अगर डिफेक्टिव मान लेते हैं 20 आ रहे हैं, तो 20 का सिर्फ 90% ये डिफेक्ट कर पाएगा, डेट इज 18। दो तो फिर भी प्रोडक्शन में जाकर नुकसान करेगी करेगी, यस 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 यस। और जो डिफेक्टिव हमें मिल गए उसके एक भी पेमेंट हम आपको नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बताना है कि इंस्पेक्शन ठीक है नहीं, कौन से सप्लायर को चूज़ करना चाहिए, सीधी सी बात है, ओके। तो देखिए आप आ जाइए, पहले हम देखेंगे बिफोर इंस्पेक्शन की कथाएं क्या थी और आफ्टर इंस्पेक्शन की कथाएं क्या है, ठीक है। देखेंगे सेलिंग प्राइस हमें दो तीनों के यहाँ से कोट हुआ है, एक का 200 चले, 234, 260, डिफेक्टिव 3, 5, 2, सारा क्वेश्चन है जी हाँ। कितने यूनिट्स डिफेक्टिव भेज रहा है, 12,000 का 3%, 360, 12,000 का 5%, 600, 2%, 240, ओके। तो यूनिट्स सेफली कितने पास मेरे पास पहुँच रहे हैं, हमने ये रिमेनिंग यूनिट्स निकाल ली, यूनिट्स रिमेनिंग निकाल ली। अब डैमेज कॉस्ट कितना खर्चा कर रही है, ऊपर बताया था मैंने कि 200 रुपये, सॉरी रुक जाओ, 200 रुपये 100 यूनिट्स पे लग रहे हैं, इट मीन्स 2 रुपीज़ लग रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जहाँ पे भी 360 है, तो कितना खर्चा हो रहा है, 720, ऐसे करके निकालना है आपको, ठीक है। ये आप 2 रुपये निकालना सीख लिया। तो परचेज कॉस्ट क्या पड़ी, परचेज कॉस्ट क्या पड़ी बच्चों, परचेज कॉस्ट अगर आपको याद हो, जब हम इंस्पेक्शन सिस्टम लगा लेंगे तब तो, अगर हमने लगा लिया होता तो इसका 90% हमें डिफेक्ट मिल जाता और उसके हमें पैसे नहीं देने होते, तो यहाँ पे 12,000 की जगह कोई और सी अमाउंट आती। बट हमने अभी सिस्टम लगाया नहीं है, हमें पता नहीं है डिफेक्ट हुए, डिफेक्टिव पीस है ये, तो हमें तो टोटल 12,000 के पैसे देने पड़ रहे हैं 240 के भाव से, क्योंकि सेलिंग प्राइस 240 था। सेम अप्लाई दिस, सेम अप्लाई दिस, पर 100 क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है ये चीज़, अगर आप ऊपर देखेंगे सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट्स, ओके। तो ये चीज़ हमने किया। तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है मेरी, मुझे ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट सेव, अब इसको किससे डिवाइड करूँगी मैं, कितने यूनिट्स मेरे सुरक्षित मेरे पास पहुँचे, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं निकालूंगी अपना कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। तो ये आ रहा है जो जिसकी कॉस्ट सबसे कम है मैं उसे प्रेफर करूँगी दिस दिस दिस, ओके। अब हम चलते हैं आफ्टर इंस्पेक्शन करने के बाद क्या किससे हो रहे हैं, वही है। सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस लिखा, फिर डिफेक्टिव लिखा, और हम डिटेक्ट कितना कर पा रहे हैं, 3% का 90% करेंगे, 2.7%, सेम अप्लाई दिस, सेम अप्लाई टू दिस, ओके। फिर हम आगे चले, सुरक्षित यूनिट्स तो अभी भी वही हैं, सुरक्षित यूनिट्स तो अभी भी वही हैं, ये वाली, ये, पर जो हाँ ये है, इनमें से 90% मुझे डिटेक्ट हो जाएंगे और इन 90% का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा,
किसी सप्लायर को नहीं मिलेगा। तो इट मीन इतनी यूनिट्स क्या है पता चल गई हैं। जी हाँ, तो डैमेज कॉस्ट अभी कितना हो रहा है 36 × 2, क्योंकि इतनी यूनिट्स का पैसा तो मैं दूंगी नहीं। पहले तो ये पूरी की पूरी यूनिट्स ही मेरे लिए नुकसान हो रहा था। पहले तो 360 है, तो 360 का 90% होता है 324, 10% होता है 36। तो अब 36 रुपीज़ क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसलिए मैं उसे पैसे दे दूंगी, पर 3 to 4 के तो पैसे नहीं दूंगी ना, तो इसलिए मेरा वो पैसा बच गया। हर जगह ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। पर हाँ, इंस्पेक्शन कोर्स तो करनी पड़ी मुझे, जो कि मैंने आपको लिखवाया था ऊपर। कैसे निकाली मैंने, जी हाँ, अब परचेज कॉस्ट मैंने निकाली 12,000 थी, 3 to 4 पता चल गई इसके पैसे नहीं मिलेंगे, एंड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, हर जगह ये आएगा। टोटल खर्चा निकाल लिया, कितने यूनिट्स हैं अभी भी। अभी आप ये देखो कि डिफेक्टिव पता चलने से ये नहीं कि यूनिट्स मेरे पास सुरक्षित पहुंच गए भाई, यूनिट्स आज भी उतनी ही हैं और इंस्पेक्शन लगाने के बाद भी उतनी है, क्योंकि उसमें से इतनी यूनिट्स तो डिफेक्टिव हैं। तो उससे मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आप 3 to 4 को इसमें ऐड कर लो। अरे भाई, हमें इंस्पेक्शन लगाने से इनका पता चल गया ये डिफेक्टिव है, इन्हें इनका पैसा मत दो, बाकी यूनिट्स तो सेफ मेरे पास यही है ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहा। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। रैंकिंग यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है तो हम दे देते हैं, चलो पहली इसे देते हैं, सेकंड इसे देते हैं, थर्ड इसे देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है हर किसी की। पहले की 254 थी, अब 268 है। 257 थी दूसरी की, अब 263 है। पहले 269 थी, अब 287। तो इंस्पेक्शन करने से कॉस्ट ही बढ़ गई, तो ये इंस्पेक्शन कॉस्ट नॉट जस्टिफाइड। ओके, और ये कहते हैं कि DE को चूज़ करना चाहिए। अभी हम इंस्पेक्शन के उस पर तो जाएंगे नहीं, रैंकिंग हम इंस्पेक्शन के उस पर देंगे नहीं। हमने जो पहले उस पर रैंकिंग निकाली थी, हम उसके हिसाब से जो सप्लायर बेस्ट था, डेट इज़ हमारे हिसाब से ये फर्स्ट वाला सप्लायर बेस्ट है, तो हम उसके हिसाब उससे सामान खरीदेंगे। वो प्रेफरेबल है सारे सप्लायर से, क्योंकि उसकी सबसे कॉस्ट कम है, ठीक है। और अगर आपको इंस्पेक्शन नहीं करवाना है तो आप GIT को बेस्ट चूज़ कर लीजिए। GIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। जस्ट इन टाइम, इससे क्या होगा कि आप का रिलेशन सप्लाई के साथ अच्छा होना चाहिए कि आपको टाइमली डिलीवर कर दे, जब भी आपको किसी रॉ मटेरियल की जरूरत हो क्वालिटी डिलीवर करे, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पहला पार्ट आप खुद करेंगे जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। जो सेकंड पार्ट है मैं बता देती हूँ कि अगर 2 मेजर्स क्या रहेंगे, 2 मेजर्स ऐसे क्या रहेंगे जिससे आप नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले रहता है TQM, देन रहता है TPM। TPM इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं, बट हाँ TQM की इस पूरे चैप्टर में बहुत तरीके से चर्चा की गई है, तो आप TQM तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट TPM आगे के चैप्टर में आएगा। वैसे इसका मतलब होता है कि TPM आने तो अपनी जो मशीन है उन्हें हमेशा बेस्ट कंडीशन में रेडी रखना, जिससे कि वे कभी भी ब्रेक डाउन और टाइम एंड क्वालिटी पे इम्पैक्ट ना आए। ये कहते हैं कि मशीनों की भी उतनी देखभाल करो जैसे हर चीज़ की करती है, ये नहीं कि जब वो ख़राब हो जाए तभी आप उसकी चीज़ें ठीक करवाओ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, पढ़ देती हूँ। ये सिस्टम है, इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेट द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम थ्रू कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन। मतलब प्रोडक्शन एंड क्वालिटी के साथ इंटीग्रेशन होना, ये नहीं कि प्रोडक्शन अलग है तो प्रोडक्शन में कुछ क्वालिटी लाओ ही ना भाई, क्वालिटी के प्रोडक्शन क्वालिटी में इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए, आपस में इंटीग्रिटी होनी, आपस में तालमेल होना चाहिए। एंड सारी इक्विपमेंट को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना चाहिए, जिससे कि कोई ब्रेकडाउन ना आए, कोई डिले ना हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो एंड इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द मशीन जिसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मेंटेनेंस प्रोग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, वेरी वेरी नाइस। जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कार ये कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर है, जो कि कार बनाने के लिए जो एक कंपोनेंट लगता है वो से ये बनाता है। तो कस्टमर इसके कौन होंगे, कार मैन्युफैक्चरर। इस मार्केट में अगर 100% है तो ये अभी 20% होल्ड करता है, टोटल 80% और अदर लोग हैं। अगर ये अपने काम को अच्छा करे, मतलब इसका सेल्स रिटर्न नील हो, तो ये
20% कहाँ तक जा सकता है, 10% और बढ़ सकता है, मतलब 30% तक जा सकता है। तो अभी इसकी डिमांड कितनी है, वो है इसकी भैया जी 1 लाख यूनिट्स। तो वो 1,50,000 तक यूनिट्स तक जा सकती है। और अभी जो इसकी रिटर्न्स, जो सेल्स रिटर्न हो जाती है वो 5,000 यूनिट्स हैं। तो मतलब इसे नील करना होगा तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एक समरी है इस पूरे क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की समरी ये है कि कंट्रीब्यूशन है इसमें कितना है भैया जी, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पर यूनिट इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब बाकी खर्चा कितना होगा, 1,500 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस है इसकी 2,500। ओके, वेरी नाइस। तो हमें बताने की कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है। पुअर क्वालिटी क्या होगी, एक तो 5,000 है यूनिट्स जो वापस आ रहे हैं उन्हें दोबारा बना के दो, तो दोबारा बनाने का खर्चा डेट इज़ 1,500 हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है। और क्योंकि ये रिटर्न अगर ना होते तो हमारा पास ज़्यादा यूनिट्स और बिकता, तो इट मीन्स हमारा जो 50,000 का मार्केट शेयर लूज़ हो रहा है उस पर हम 1,000 रुपये करके और पैसा कमाते कंट्रीब्यूशन। तो ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है जो ये हमें लॉस ऑफ मार्केट शेयर। ठीक है, और जो हम सेल्स रिटर्न पे दोबारा काम कर रहे हैं ये अपना वही एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। तो दोनों एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में कवर्ड हो गए हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, पर मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया है और यही है उसका आंसर। ठीक है, फिर सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है बच्चों, ये कहता है कि कंपनी कहती है कि हम 2 करोड़ पे फैसिलिटी पे खर्च करेंगे के लिए तैयार है। इससे क्या होगा कि हम कहते हैं कि सेल्स रिटर्न नील होगी, नील। ओके, पर ये हम किससे पहले लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं डिलीवरी कॉस्ट करने से पहले, डिलीवरी कॉस्ट करने से पहले। मतलब डिलीवरी की तो पक्की गारंटी है कि डिलीवरी हमें दोबारा करनी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे उसकी तो मुझे सेविंग होगी, उसकी तो मुझे सेविंग होगी, पर हाँ अभी पूरे प्रोसेस की इंश्योरेंस नहीं है। पर डिलीवरी की इंश्योरेंस है कि हाँ डिलीवरी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको याद हो, रुक जाओ, ऊपर हमने क्या करा था कि 5,000 यूनिट्स हैं तो 5,000 पे मुझे दोबारा बनाना भी पड़ रहा था और उन्हें डिलीवर भी करना पड़ रहा था, तो उस 1,500 में सब चीज़ें इंक्लूड थी। अब उन 5,000 पे मुझे डिलीवरी का तो फ़ायदा मिल गया कि डिलीवरी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो है 100 रुपये करके। ठीक है, अब ये इस चीज़ की भी एश्योरेंस देते हैं कि रिटर्न नहीं, मतलब कि जो जो नील सेल्स रिटर्न नील होंगे तो हमारा जो पहले लॉस ऑफ मार्केट शेयर था वो नहीं होगा, मतलब वो कंट्रीब्यूशन अब मुझे मिलेगा, तो मतलब वहाँ से भी मुझे सेव हो रहा है। तो वही है इस पूरे क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट का समरी। ठीक है, तो वो मार्केट शेयर मेरा लूज़ नहीं होगा, मतलब 50,000 पे मुझे 1,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने का मौका मिलेगा। मेरी डिलीवरी कॉस्ट बचेगी 5,000 यूनिट्स पे 100 करके, एंड मेरा जो खर्चा लगा इस पे 2 करोड़ रुपए लगा। तो नेट बेनिफिट कितना है मुझे ये बताना है। ये तो सारा का सारा लॉस था, ऊपर तो सारा का सारा लॉस था। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है कि हम 4 करोड़ रुपए लगाएंगे और सब कुछ अब तो कोई शिकायत का मौका ही नहीं देंगे, कोई शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। ये कहते हैं जैसे ही रॉ मटेरियल ख़रीद के लाएंगे हम तो वहीं चेक कर लेंगे, तो ना बजेगी बास ना बजेगी, जो भी वो पूरी कहावत है वो कहता है कि हम तो रॉ मटेरियल जैसी हमारे घर में घुसा हम तो चेक कर लेंगे, तभी से आगे प्रोसेस करेंगे। तो अगर गलती होगी तो ये पकड़ी जाएगी, हमें आगे पूरा काम की भी हम एश्योरेंस देते हैं कि हमें काम करना नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बच रही है 5,000 यूनिट्स पे। पहले तो डिलीवरी बच रही है, पूरे पूरे 1,500 रुपये मुझे बच रहे हैं। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन मेरा बच रहा है जो मेरा सेकंड पार्ट में बचा था, पर हाँ इसमें 4 करोड़ पे लग रहे हैं और इसमें मेरा बेनिफिट इतने रुपए का आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, फिर उन्होंने पूछा कि सेकंड पॉइंट ज़्यादा सही है कि थर्ड पॉइंट ज़्यादा सही है। तो भाई साहब प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सेकंड पॉइंट अच्छा है, पर अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो थर्ड पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, इसमें से इतना आपको याद रखना है, बोटल नेक के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा हमारा। किसके ऊपर आएगा, बोटल नेक। बोटल नेक, इसमें आपको समरी बताती हूँ कि इसमें कैमरा है एंड इसकी इंस्टॉलेशन है। तो कैमरा बनाने की कैपेसिटी
750 है एंड इंस्टॉल कैपेसिटी सिर्फ 500 है। मतलब आप कैमरा ही 500 बना सकते हो क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 500 ही है। तो इसलिए क्या करना होता है इन्हें, कैमरा भी ये सिर्फ 500 ही बनाते हैं क्योंकि इंस्टॉल तो ये 500 ही कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे जो बोटलनेक एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, इंस्टॉलेशन। तो पहला पार्ट हमें यही पूछेगा कि आप बताइए कि यहाँ पे बोटलनेक क्या है जिसे ठीक करना चाहिए, तो इंस्टॉलेशन है। सेकंड पार्ट में पूछेगा, फिर इन्होंने हमें बोला कि मतलब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि हम ना कैमरा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई कैमरा यूनिट्स बढ़ा के तुम क्या करोगे, कैमरा के यूनिट्स कितने ही बढ़ा लो तुम, इंस्टॉल तो तुम तब भी 500 ही कर पाओगे, तो फालतू है बिल्कुल। देखो ये कहते हैं इंस्टॉलेशन टेक्निक अच्छी होगी, कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन टू, ओ हो अच्छा ये वो जो पार्ट है वो है थर्ड पार्ट जो मैं बोल रही हूँ कि इंजीनियर हैव आइडेंटिफाइड वेज टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट वुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 150 कैमरा यूनिट। दिस वुड इन्वॉल्व अ कॉस्ट ऑफ 100 पर कैमरा यूनिट ड्यू टू necessary changes to made indirect material. Advise GPS whether they should implement this new technique. नो भाई नो, क्योंकि तुम्हारे पास कैपेसिटी सिर्फ 500 ही इंस्टॉल करने के। अब अगर आप उसमें 150 और ऐड कर दोगे कैमरा को तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, मत करो इसे। सेकंड पार्ट में कहता है कि इंस्टॉलेशन टेक्निक इंप्रूव करें तो इंस्टॉलेशन हम 500 से 550 तक जा सकते हैं, पर इसमें खर्चा आएगा 40,000 रुपये। तो क्या हमें ये टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ये बताना है। तो आप पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो हर कैमरा 2,500 का सोल्ड होता है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट 1,000 रुपये लगते हैं, तो कंट्रीब्यूशन ये 1,500 का कमा के चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 40,000 रुपये खर्चा होगा और 50 हम बना पाएंगे, एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे फ़ायदा होगा, कितने का फ़ायदा होगा, सेलिंग प्राइस मेरा 2,500 है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल 1,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1,500। जी हाँ, तो 50 पे 1,500 कमा पाऊँगी मैं, तो 75,000 रुपये कमा पाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे कितने का फ़ायदा देखने को मिल रहा है, 35,000 का। तो मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हाँ। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। JED प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जेड एंड डी, ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। बोथ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस यूजिंग द सेम मटेरियल, मशीन इज स्केलेबल, ओके। मशीन आवर्स अवेलेबल है 4,000। अभी आप इस क्वेश्चन का सार देखिएगा, मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं, ओनली 4,000, ठीक है। अभी जेड एंड डी 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, जी हाँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको इतना, 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, ठीक है। 4,000 यूनिट्स, 4,000 ही घंटे हैं मेरे पास। अब आप जेड एंड डी की डिमांड देखिएगा, 2,000 यूनिट्स है, एक की 1,600 है, और हर यूनिट को बनाने के लिए एक के लिए 1.6 आवर लगते हैं, एक के लिए 0.8 आवर। तो 2,000 को अगर आप 1.6 करेंगे तो 32 आवर, 3,200 होते हैं, और ये 1,600 को अगर आप 0.8 कर देंगे तो कितना होता है, 16 8 जा 128। तो मतलब ये टोटल कितनी डिमांड हो गई बच्चों, ये 4,480, और अवेलेबिलिटी कितनी है 4,000। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मशीन आवर्स क्या हो जाएगा, बोटल नेक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि मशीन आवर्स क्या है, यहाँ पे बोटल नेक है। तो हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पहले कि सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है अपना, ये करते हैं ना। तो हमें वही करना है, देखो आप पहले आपने ये निकाला,
तो हमें ये पता चला कि बोटल नेक है। फिर हमने क्या किया, हमने सेल में से मटेरियल हमने कंट्रीब्यूशन निकालना है, वो हमने निकाल लिया। हमें बोटल नेक रिसोर्स का पता चल गया जो कि मशीन है, पर यूनिट पे कितनी है, ये भी पर यूनिट का ही किस्सा चल रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेल प्राइस पर यूनिट लिखा है, तो 9000 पर यूनिट है एंड 1.6 आवर्स भी पर यूनिट है। तो हमने क्या निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक, कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक हमने ये चीज़ निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है, इतना काम ख़त्म, इतना काम ख़त्म। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो रैंक 1 ये है, रैंक 2 ये है, तो ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स है। फर्स्ट फुलफिल व्हाट ऑलरेडी ऑर्डर, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है। बताओ कितने कितने की बुकिंग कर रखी है, देखते हैं ज़रा। 400 तो इन्होंने जेड के लिए हैं, जिसको बनाने में 1.6, तो 16 4 जो 64 640 आवर्स यहाँ लग गए। 1200 यूनिट्स उन्होंने डी के लिए रखे, जिसको बनाने में 0.8, तो 12 8 96, तो 1600 घंटे तो यहीं लगे। 4000 में से कितने बचे, 2400 आवर्स ही अब रिमेनिंग है। 24 आवर्स को हम रैंक के हिसाब से बांटेंगे, रैंक 1 एंड रैंक 2। अगर मुझे ध्यान है तो हमने जेड को रैंक 1 दिया है, तो अब जितने भी 24 आवर्स हैं तो 400 यूनिट्स तो हमने बना दिए। ठीक है, बच्चे कितने, 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, 1.6। तो इसका मुझे अभी याद क्या आएगी फिगर, जो भी आएगी अभी यहाँ पे सारी लग जाएगी। देखते हैं, देखेंगे। देखिए बच्चे, 400 यूनिट्स ले ली हमने, इसकी 1200 यूनिट्स ले ली, कितने आवर्स यहाँ पे लग गए, तो अब रिमेनिंग कितने बचे, सिर्फ 2400। जी हाँ, तो 2400 में कितनी यूनिट्स बना पाएंगे हम जेड की, 1500। बनानी कितनी चाहिए थी हमें, 1600, तो 100 की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। और हमने इसका अगर ऊपर कंट्रीब्यूशन निकाला है तो कंट्रीब्यूशन क्या आया है, कंट्रीब्यूशन आया 9000 का, तो 9000 मल्टीप्लाई 100, तो बैठता है ये 9 लाख रुपए का हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है अगर हम इस हिसाब से जाएं। अभी हमें ये चीज़ नहीं देखनी है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें कितना पाया कितना खोया। जेड है, डी है, ठीक है, तो टोटल यूनिट्स कितनी बनाई मैंने, 400 प्लस 1500 तो 1900, और इसकी 1200, कितने घंटे लग गए इसमें, 960, बाकी इसमें। एंड हमने ऊपर निकाला था कि कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक 5625 3500। जी हाँ, तो अब ये कैसे निकाला होगा मैंने, बताइए। ये मैंने कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक किया होगा, तो मेरा 5625 आया। ठीक है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ फ़िलहाल। तो 3040 ये क्या है, मेरे आर्स हैं, और टोटल कंट्रीब्यूशन पर बोटल नेक मुझे 5625 मिल रहा है। और बोटल नेक क्या है यहाँ पे, मशीन, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगी वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगी वैल्यू। ये टोटल आया, तो यहाँ तक हमने निकाला। उसमें से हम फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट भी तो हमने इंकर्ड की है। ये फैक्ट्री कॉस्ट ये रही, उसे हम यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, और हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ही आएगा। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ये बना, तो हमें ये बना के देना था और प्रॉफिट बताना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है। फिर ये कहता है कि प्रॉफिट कितना लॉस हो, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी प्रोडक्ट की। अब मैंने बताया आपको 100 मुझे नहीं मिल पाए जेड के, है ना। अब उस 100 बनाने के लिए मुझे आज कितने लगते हैं, 1.6, तो 160 घंटे मैंने इतना अपना कंट्रीब्यूशन लूज़ कर दिया। ठीक है,
और उसके बदले मुझे कंट्रीब्यूशन कुछ तो मिला है ना। किसका मिला है? डी का मिला है। डी का हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था 3500, 160 आवर्स पे हम वही निकाल के देखेंगे। तो मुझे इतना मिला है, इतना मुझे मिलना चाहिए था, तो ये मेरा नुकसान हो गया। ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल और हम क्या कर सकते हैं इसमें कि ये पूरी जो हमने कैलकुलेशन की है, ये जो पूरी हम कैलकुलेशन की, हम ये मान के ले सकते हैं कि हम 2000 यूनिट्स जेड के बनाएंगे 1.6 मतलब 3200 इसके लगेंगे यूनिट्स, इसके लगेंगे आज। बाकी 800 में हम 800 घंटों में हम इसके यूनिट्स बनाएंगे तो कितने यूनिट्स बन जाएंगे? वो 1000 यूनिट्स बन जाएंगे उस केस में। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि 2000 यूनिट्स तो हम इसके बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स हम इसके बना रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें काम करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 3200 घंटे लेते, फिर 5625 मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हम 800 घंटे लेते एंड 3500 करते, ये लेते। उसमें से फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करते, तो हमारा आंसर जो आता प्रॉफिट का, उसको हम इसके साथ कंपेयर करते, तो रिमेनिंग वैल्यू तब भी 3,40,000 ही आती। ये मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया। नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट करना। ठीक है, तो दो तो प्रैक्टिकल पार्ट थे। फिर था कि वेरियस बेस बताओ जिससे हम प्राइस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो यहाँ पे मैंने कवर किया है। पहले मैं एक पूछा है कि ये बताइए कि प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्रेफर टू प्रोडक्ट जिस फुल कैपेसिटी मुझे जेड की बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशीन आर्स बोटल नेक है। फिर रिमेनिंग में मुझे डी को बनाना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा। तो आप डी को आउटसोर्स भी कर सकते हो, आप जेड पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो अब पहली चीज़ तो ये होगी। फोर्थ चीज़ में है कि आप प्राइस कस्टमाइजेशन कैसे हो सकता है वो बताइए ज़रा। आप बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक के बेसिस पे कर सकते हो, कंपटीशन के बेसिस पे कर सकते हैं, इंडस्ट्री के बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे हो सकता है, प्रोडक्ट के बेस पे हो सकता है, टाइम पीरियड के बेस पे हो सकता है, जियोग्राफिकल बेस पे हो सकता है, कस्टमर के टेस्ट के ऊपर हो सकता है। प्राइस कस्टमाइजेशन बेसिकली कि प्राइस कैसे सेट करें, है ना, उसके बेसिस पे हो सकता है ना। जी हाँ। फिर है कि एक इन्होंने हमें क्वेश्चन में लिख के दिया कि जो मैच्योरिटी जेड है, जो मैच्योरिटी जेड है वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो हमें वहाँ पे कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। एंड जो डी है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है। तो ये कहता है प्रोडक्ट जेड के लिए हमें पेनिट्रेशन प्राइस फॉलो करना चाहिए। पॉलिसी हेल्पफुल इन जेड किस पे हमारा मैच्योरिटी पे, एंड डी किस पे हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज पे। तो जेड के लिए बताते हैं पेनिट्रेशन प्राइस। क्यों? इलास्टिक डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, हाई कंपटीशन, लार्ज प्रोडक्शन लीड टू इकोनॉमिक होता है, एंड प्राइस सेट टू बी लोअर। इस स्टेज में हमें प्राइस थोड़ा कम रखना चाहिए, प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए जिससे कॉस्ट कम आए। और क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है तो हम प्राइस थोड़ा कम रख के अपना काम चला सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इस समय, और डिमांड भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। और दूसरे केस में जेड के लिए आप रख सकते हैं स्कीमिंग पॉलिसी। स्कीमिंग पॉलिसी मतलब कंपटीशन ना हो, जब क्योंकि मार्केट में भी प्रोडक्ट एंटर ही हुआ है, तो अभी प्रोडक्ट को कोई जानता भी नहीं, तो कंपटीशन कहाँ से होगा, डिमांड भी इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तो डी के लिए आप चाहे पेनिट्रेशन भी रख सकते हो, स्कीमिंग भी रख सकते हो। पेनिट्रेशन कब? कि प्रोडक्ट में जो मार्केट में हमने प्रोडक्ट उतारा है वो सिमिलर है। एंड स्कीमिंग कब? जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, इनोवेटिव है। हाउएवर इन लॉन्ग रन प्राइस टू बी सेट टू बी लो सो डैट इफ कॉम्पिटिटर ट्राई टू कॉपी, कस्टमर आपसे बाय करें। आप शुरुआत में अपना प्राइस हमेशा कम ही रखो, सेम लाइक जियो ने क्या किया, बहुत कम प्राइस रखा, एंड कस्टमर आज भी उससे रिटेन रखते हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप उन इनकमिंग हमेशा आती रहती हैं, है ना। तो ये एक फ़ायदा है जियो के सिम में। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया अच्छे से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करवा दिया। फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।